नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है ड्रेनेज। इसके 3 पार्ट ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने द हिमालयन रिवर सिस्टम और द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को अच्छे से कवर किया है। आज हम बात करेंगे इंडियन लेक्स की। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि लेक कहते क्या किसको हैं। तो लेक एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरी हुई होती है। ठीक है, तो ऐसी वाटर बॉडी जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरी हुई होगी उसको लेक बोला जाता है। और ये लेक जो है कई तरीके की होती है। ब्रॉड डिवीज़न अगर हम करें तो 2 तरीके का होता है, एक है नेचुरल लेक्स और दूसरा है मैन मेड लेक। आज हम शुरुआत करेंगे नेचुरल लेक से और एंड में जाएंगे मैन मेड लेक पे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। नेचुरल लेक में हमारी सबसे पहली कैटेगरी है ओक्सबो लेक की। ओक्सबो लेक आपको याद होगा दोस्तों, जब हमने हिमालयन रिवर सिस्टम वाला सेशन किया था तो उसमें हमने बात की थी कि एक नदी मिएंडर के अपने रूटीन यानी इस रूट से अलग होकर जब नया रूट अपनाती है तो इस वजह से एक यू शेप की आकृति वाली लेक का निर्माण होता है। इसी को ओक्सबो लेक कहा जाता है। तो जैसे आप देख सकते होंगे इधर भी ये नदी इस तरीके से बहती हुई आ रही है। इसको ऐसे बहना था लेकिन अचानक से इसने यहाँ से अपना रास्ता चेंज कर लिया, जिस वजह से एक यू शेप लेक का निर्माण हुआ है। इसी को ओक्सबो लेक कहा जाता है। ओक्सबो लेक का इंडिया में आपको एग्जाम्पल केरला में मिलेगा। विंथला लेक ओक्सबो लेक का एक एग्जाम्पल है। दूसरी जो हमारी नेचुरल लेक है वो है लगून लेक। लगून लेक आपको कोस्टल एरियाज में मिलेगी। इस लेक का निर्माण कैसे होता है? इस लेक का निर्माण दोस्तों ऐसे होता है, मान लीजिए लार्ज वाटर बॉडी है। जब ये लार्ज वाटर बॉडी में से अचानक से एक पार्ट ऑफ वाटर अलग हट जाता है तो उसको बोला जाता है लगून लेक। तो इस वाली फोटो में भी आप देख सकते होंगे कि बहुत बड़ी वाटर बॉडी होगी। यहाँ पर अचानक से ये पानी ने अपना नया रास्ता बना लिया और इस वजह से यहाँ पे एक लेक बन गई जिसको लगून लेक बोला जाता है। और चिल्का लेक, कोलेरू लेक, लेक पुलिकट, ये सब लगून लेक के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमारी नेचुरल लेक है सॉल्ट वाटर लेक। ये जो लेक होती है इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि यहाँ से नमक बनाया जाता है। तो एक तो इस नदी का, इस लेक का, इस झील का पानी खारा होगा और दूसरा कि इस झील में नमक का निर्माण किया जाएगा। सॉल्ट वाटर लेक जो है ये मोस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो सीजनल होती है। जैसे सांबर लेक, ये सीजनल लेक है। इसमें एक पर्टिकुलर सीजन में ही पानी आएगा, अदरवाइज इसमें पानी नहीं आएगा। तो ये है हमारी सॉल्ट वाटर लेक। नेक्स्ट जो हमारी नेचुरल लेक है वो है ग्लेशियर लेक। जैसे नाम से ही आप सभी समझ सकते होंगे कि ग्लेशियर लेक वो लेक होती है जो ग्लेशियर की बर्फ पिघलने की वजह से बनती है। तो ये लेक आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया होगा, कॉमन सेंस की बात है कि ग्लेशियर कहाँ मिलेंगे आपको इंडिया में, हिमालय रीजन में। तो ग्लेशियर लेक भी आपको हिमालय में ही मिलेगी। जैसे भीमताल लेक, केदारताल लेक, ये सभी लेक जो हैं ग्लेशियर लेक है। इनका निर्माण कैसे हुआ? इनका निर्माण ग्लेशियर की बर्फ पिघलने से हुआ है। ग्लेशियर लेक जो है इनमें पानी सारा साल बना रहता है, यानी ये परमानेंट लेक्स हैं क्योंकि ग्लेशियर हमेशा बने रहते हैं, बर्फ़ हमेशा बनी रहती है हिमालय पे और इस वजह से पूरा साल ये बर्फ़ पिघलती रहती है, जिस वजह से इस लेक में पूरा साल आपको पानी मिलेगा। तो इसलिए ग्लेशियर लेक्स को परमानेंट लेक भी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारी नेचुरल लेक जो है वो है टेक्टोनिक लेक्स, यानी कि ऐसी लेक्स जो धरती की टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बनती हैं, इनको टेक्टोनिक लेक्स बोला जाता है। जैसे वुलर लेक हो गया, मनवर लेक हो गया, नैनी लेक हो गया, तो ये सभी जो है टेक्टोनिक लेक्स हैं। अभी तक हमने पढ़ा दोस्तों नेचुरल प्रोसेस से बनी हुई लेक्स के बारे में। अब हम बात करेंगे मैन मेड लेक्स की। तो मैन मेड लेक में 2 एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, भोजताल लेक और गुरु गोबिंद सागर लेक। इन लेक्स का निर्माण कैसे किया गया? तो दोस्तों जब बड़ी बड़ी नदियां होती हैं उनके पानी को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है कि उन पे बांध बना दिया जाता है। नदियों पे जब बांध बना दिया जाता है तो उस वजह से बांध के पीछे एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बना दिया जाता है जिसमें पानी को स्टोर करके रखा जाता है। इसी रिजर्वायर को लेक बोला जाता है और क्योंकि ये मनुष्यों द्वारा बनाई जाती है इसलिए इनको मैन मेड लेक बोला जाता है। तो प्राइम एग्जाम्पल है भोजताल लेक और गुरु गोबिंद सागर लेक। तो आई होप आपको इन सभी लेक्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इनके बारे में जो मैंने बताया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत सारी लेक्स इंडिया में पाई जाती हैं। परमानेंट लेक
ये पूरा साल पानी रिसीव करती है। जैसे वूलर लेक, डल लेक, ये भी परमानेंट लेक ही है। सीजनल लेक ऐसी लेक होती हैं जिसमें एक सीजन में पानी आता है और ये सेमी एरिड रीजन में आपको मिलेगी, यानी कि डेजर्टेड एरिया में आपको मिलेगी, जैसे सांबर लेक हो गया। नेचुरल लेक, ये लेक नेचुरल प्रोसेस से बनती है। मैन मेड लेक, ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बनती है। ऑक्सबो लेक कैसे बनती है? मिएंडरिंग रिवर की वजह से बनती है। कोस्टल लेक्स, इनको लैगून लेक भी बोला जाता है, और ये कैसे बनती है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बात करूं तो फ्रेश वाटर लेक और सोल्ट वाटर लेक, दो तरीके की लेक होती है। सोल्ट वाटर लेक में मैंने आपको बता दिया था कि सांबर लेक जो है सोल्ट वाटर लेक है। तो फ्रेश वाटर लेक की अगर मैं बात करूं तो ये हिमालयन रीजन में आपको स्पेसिफिकली मिलेगी। वूलर लेक जम्मू कश्मीर में, ये फ्रेश वाटर लेक है। वूलर लेक जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से वूलर लेक का निर्माण हुआ है। और ये द डल लेक, भीमताल लेक, नैनीताल, लोकटक, ये सभी लेक जो हैं ये फ्रेश वाटर लेक्स हैं। ठीक है। वूलर लेक की एक और खासियत ये है दोस्तों कि पूरे इंडिया में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक वूलर लेक है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिफिशियल लेक्स। तो जब रिवर के ऊपर डैम बना दिया जाता है, इस वजह से लेक्स का निर्माण होता है, जैसे गुरु गोविंद सागर लेक, और ये भाखड़ा नांगल डैम के ऊपर बनी हुई लेक है। लेक्स की इंपॉर्टेंस क्या है? लेक्स आर ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बींग्स। लेक्स हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ अ रिवर। During heavy rains, it prevents flooding, and during dry season, it helps to maintain an even flow of water. यानी कि जब नदी में बाढ़ आती है, उस बाढ़ को नियंत्रित करने का कार्य लेक करती है। जब इवन फ्लो ऑफ वाटर नहीं होता है नदी में, तो नदी में इवन फ्लो ऑफ वाटर को भी ये मेंटेन करती है, हमारी इकोलॉजी को मेंटेन करती है, इकोसिस्टम को मेंटेन करती है। तो यानी कि किसी एरिया में यदि लेक पाई जाएगी तो वहाँ का इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा, वहाँ का टेम्परेचर बैलेंस रहेगा। इसलिए बोला जाता है कि लेक्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं रिवर्स की। तो इकोनॉमी में रिवर का क्या रोल है? बेसिक नेचुरल रिसोर्स माना जाता है रिवर को, और रिवर जो है इन्हीं से हमें पानी मिलता है। अगर हम ब्रॉड सेंस में बात करें तो वैसे तो लेक से भी मिलता है। ये ह्यूमन एक्टिविटीज़, ऑलमोस्ट सारी ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ह्यूमन बॉडी जो है इसमें 70% पानी होता है। इस वजह से भी आप ये समझ सकते हैं कि पानी कितना इम्पोर्टेंट होता है। रिवर के किनारे यानी रिवर बैंक्स के आसपास जब सेटलमेंट होने लगती है तो ये सेटलमेंट बहुत पुराने समय से होती आ रही है, और आज ये सेटलमेंट्स जो है बिग सिटी के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट है। जैसे दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है, और ये जो है बहुत बड़ी सिटी के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट है। रिवर को कैसे यूज किया जाता है? इरिगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए, तो बहुत सारे इसके काम हैं जो हम रिवर से ही कर सकते हैं। रिवर जो है एग्रीकल्चर के लिए भी एसेंशियल है, और एग्रीकल्चर लाइवलीहुड का बहुत बड़ा सोर्स है, और इसीलिए रिवर भी बहुत बड़ा सोर्स है इंडिया में फूड सिक्योरिटी का। अब बात करते हैं दोस्तों पोल्यूशन की। तो रिवर बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रही है। द ग्रोइंग डिमांड ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। इरिगेशन के लिए लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए डिमांड बढ़ती जा रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए रिवर वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से वाटर की क्वालिटी जो है लगातार दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। इसका रिजल्ट क्या है? मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ रिवर्स रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ही ज़्यादा रिवर का पानी कम होगा, यानी जितना ज़्यादा रिवर का पानी हम इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा उस रिवर का वॉल्यूम ऑफ वाटर कम होता जाएगा। इस वजह से क्या होता है कि रिवर में एक तो पानी की कमी हो जाती है, दूसरा ये होता है कि अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है हम ऐसे ही नदियों में बहा देते हैं, जिस वजह से नदियाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो रही है। इस वजह से हम ये देखते हैं कि रिवर की अपनी एक क्वालिटी होती है। जैसे गंगा नदी आप मान लीजिए, गंगा नदी में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो अपने आप को खुद क्लीन कर देते हैं, यानी गंगा नदी को किसी प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है। गंगा नदी को अगर कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाए तो अपने आप ही क्लीन अपने ये खुद को कर लेती है। यमुना नदी के साथ भी आजकल आप ऐसे ही देख रहे होंगे, बहुत पोल्यूटेड रिवर थी लेकिन अब बिल्कुल साफ
हो गई है। तो इस वजह से हम ये देखते हैं कि रिवर की अपनी एक कैपेसिटी होती है अपने आप को क्लीन करने की, लेकिन यदि हम उसको लगातार पोल्यूटेड करते रहेंगे तो वो कैपेसिटी उसकी खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो वही है दोस्तों, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवर को अपनी कैपेसिटी को पूरी तरीके से इस्तेमाल करने नहीं देते हैं। जितनी देर में रिवर क्लीन होती है उससे ज़्यादा स्पीड से तो हम उसको पोल्यूट करते रहते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है ओवर रिवर पोल्यूशन के ऊपर। इस वजह से जो है कई सारे एक्शन प्लान्स का निर्माण किया गया है रिवर पोल्यूशन को कम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, ये प्लान जो था 1995 में लाया गया। इस प्लान से पहले कौन सा प्लान आया था? इस प्लान से आया था गंगा एक्शन प्लान। 1985 में सबसे पहले गंगा को साफ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान का निर्माण किया गया। फिर इस गंगा एक्शन प्लान को आगे एक्सपेंड कर दिया गया और सिर्फ गंगा तक सीमित ना रख के भारत की सभी नदियों तक इस प्लान को बढ़ा दिया गया। इसलिए इस प्लान का नाम आगे बदल के नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान रख दिया गया। तो यानी कि 1985 में इसको गंगा एक्शन प्लान बोलते थे, लेकिन 1995 में इसको नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान का नाम दे दिया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था रिवर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। और कैसे? कि पोल्यूशन अबेटमेंट वर्क को इंड्यूस करके रिवर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का इसका ऑब्जेक्टिव था। कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, ये दोस्तों समय बताएगा। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर हाँ तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।